हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अस्थमा। आज हम अस्थमा पे बात करेंगे कि अस्थमा क्या होता है, क्यों होता है, क्या इसके कारण है, क्या इसके लक्षण हैं और क्या इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। होम्योपैथी में अस्थमा को कैसे मैनेज किया जा सकता है, यहाँ तक कि होम्योपैथी से अस्थमा को क्योर भी किया जा सकता है। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अस्थमा अस्थमा को हम दमा भी कहते हैं। यह हमारे श्वसन तंत्र की एक बीमारी है जो कि विभिन्न प्रकार के कारणों से हो जाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बताएंगे कि अस्थमा कहाँ होता है, क्यों होता है। तो दोस्तों, जिस नली से हम श्वास लेते हैं, जिससे हम सांस लेते हैं, उस नली को हम श्वासनाल कहते हैं और इंग्लिश में इसको ट्रेकिया कहते हैं। यह ट्रेकिया आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाती है, एक दाईं ओर जाती है और दूसरी बाईं ओर जाती है। इन दो भागों को हम ब्रोंकियोल कहते हैं। एक दाएं तरफ के फेफड़े में जाती है और एक बाएं तरफ के फेफड़े में जाती है। जब कभी भी इन ब्रोंकियोल्स में या फेफड़े में कभी भी कोई इन्फ्लेमेशन हो जाना या कोई इन्फेक्शन हो जाने के कारण इनमें सूजन आ जाना या इनमें इनकी जो नलियां हैं, जो ब्रोंकियोल्स हैं और जो फेफड़ों में जो एल्वियोलाइज होती है, उनमें नैरोनेस आ जाने के कारण, सूजन आ जाने के कारण उनमें बलगम जमा हो जाता है, जिसके कारण मरीज को, पेशेंट को खांसी होने लगती है। सांस के साथ में सी सी की आवाज़ आने लगती है, जिसको वीजिंग साउंड बोलते हैं। छाती में टाइटनेस लगने लगती है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देती है, मतलब कि वह जल्दी जल्दी और छोटी छोटी सांसें लेगा। क्यों? क्योंकि उसके जो फेफड़े हैं, उसकी जो ब्रोंकियोल्स हैं, उनमें म्यूकस जमा होने के कारण, उनमें सूजन होने के कारण वह सिकुड़ जाती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होती है और छाती में भारीपन लगता है। दोस्तों, यह एक बहुत लॉन्ग टर्म कंडीशन होती है जिसमें कि छाती में, फेफड़ों में और ब्रोंकियोल्स में नैरोनेस, सूजन आ जाती है, जिसको हम अस्थमा कहते हैं। दोस्तों, यह एक्यूट और क्रोनिक दोनों प्रकार की होती है। यह जब भी कभी भी ऐसे अस्थमा डेवलप होता है, तब स्टार्टिंग में तो शुरू में थोड़ी बहुत खांसी या थोड़ी बहुत टाइटनेस लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, और अगर यह मेडिकेशन से यह ठीक नहीं होती है और आगे चलकर क्रोनिक अस्थमा में बदल जाती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके क्या लक्षण हैं और इसके क्या कारण हैं और क्या इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं। दोस्तों, इसके अस्थमा का अटैक एक दिन में कुछ बार या एक हफ्ते में कुछ बार हो सकता है और इसके कारण आपको आपके लंग्स में कॉन्स्ट्रिक्शन या ब्रोंकोस्पाज्म या मतलब कि छाती में दर्द या पेन भी हो सकता है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसके क्या क्या लक्षण हैं। सबसे पहला लक्षण है खांसी। दोस्तों, अस्थमा का सबसे पहला लक्षण है खांसी। अगर हमारे एयरवे में, जिससे हम सांस लेते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो जाना, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाना, तो सबसे पहला लक्षण आता है दोस्तों खांसी। इसके बाद में अस्थमा में खांसी के बाद सीने से या सांस के लेने के दौरान और छोड़ने के दौरान वीजिंग साउंड आता है, सीटी बजने जैसी आवाज आती है। क्यों? क्योंकि फेफड़ों में और उसकी ब्रोंकियोल और एल्वियोलाई में कफ भरा होता है, जिसके कारण सीटी बजने जैसी आवाज आती है। नेक्स्ट इसका लक्षण है
चेस्ट में टाइटनेस लगना, पेशेंट सही से सांस नहीं ले पाता है, वह सांस लेने के लिए तड़पता रहता है कि उसको कहीं से सांस मिल जाए, और उसको टाइटनेस लगती है, चेस्ट में उसको भारीपन लगता है। वह पीछे की ओर सिर करेगा और पीछे की ओर हाथ करेगा, जिससे कि उसको ऐसा लगेगा कि थोड़ी बहुत सांस मिल जाए। पेशेंट सांस नहीं लेने के कारण इसका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। पेशेंट चाहता है कि उसको हवा करे, कोई हवा आए उसको, या फैन चालू कर दे जिससे कि उसको हवा लगे और वह ठीक से सांस ले पाए। नेक्स्ट इसका लक्षण है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सही से सांस नहीं लेने के कारण वह जल्दी जल्दी सांस लेगा और छोटी छोटी सांसें लेगा। दोस्तों ये थे इसके लक्षण। और दोस्तों अस्थमा के जो ज़्यादातर लक्षण हैं वह रात के समय और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने के दौरान ज़्यादा बढ़ते हैं। रात के समय और या कोई एक्सरसाइज करना या कोई भी फिजिकल वर्क करना, जिससे कि अस्थमा के सिम्टम बढ़ने लगते हैं। अब दोस्तों जानेंगे हम इसके कारण कि इसके कारण क्या क्या है। दोस्तों हम होम्योपैथी में कहते हैं, सारे होम्योपैथ कहते हैं कि अगर कोई भी बीमारी है और वह किसी कारण से हो रही है और अगर आपने वह कारण मेंटेन कर लिया तो आपकी 90% वह बीमारी वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों कारण सबसे बड़ा एक मुद्दा है कि किसी भी बीमारी में आपको कारण को समझना होगा। वैसे ही अस्थमा में आपको यह बात ध्यान रखनी होगी कि अस्थमा के सिम्टम कब बढ़ते हैं, किस समय बढ़ते हैं, कितनी बजे बढ़ते हैं, खासकर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में। तो दोस्तों इसके कारण जानते हैं हम कि क्या इसके कारण है। दोस्तों इसके कुछ जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं, कुछ एनवायरमेंटल कारण भी हो सकते हैं। तो हम एनवायरमेंटल कारण के बारे में जानते हैं कि क्या होगा, क्या एनवायरमेंटल कारण इसके हो सकते हैं कि एनवायरमेंट से क्या अस्थमा कैसे डेवलप हो जाता है। तो दोस्तों कुछ एयर पोल्यूशन, जैसे कि आजकल देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एयर में पोल्यूशन है, जिसके कारण बहुत सारे अस्थमा के पेशेंट बनने लगे हैं, उनको अस्थमा की कंडीशन डेवलप होने लगी है। दोस्तों नेक्स्ट है एलर्जन। जिस तरह वातावरण में एयर पोल्यूशन है, उसी तरह कुछ एलर्जेंस भी एनवायरनमेंट में है, जो कि बार बार अगर कोई पेशेंट बार बार रिकरेंट उसके संपर्क में आता है तो जिसके कारण उसको अस्थमा डेवलप हो जाता है। कुछ कारण ऐसे भी है जैसे कि अगर हमारे घर में कोई पालतू जानवर है और उसके कारण भी हमें अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। जो पालतू जानवर होते हैं उनके बालों की रूसी के कारण, जो रूसी होती है उससे भी एलर्जी डेवलप हो जाती है और वह एलर्जी अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों जैसे कि पेट के बाद में जैसे कि डस्ट हुई, डस्ट एक सबसे बड़ा कारण है एलर्जी का, और उसी के बाद एलर्जी से अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एलर्जी जो होती है वो अस्थमा में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के कारण भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के कारण भी अस्थमा डेवलप हो जाता है। कोल्ड एयर या जैसे कि ठंडी हवा, कोई पेशेंट बहुत चिली होते हैं, बहुत कोल्ड होते हैं, उनको जरा सा भी ठंडी हवा बर्दाश्त नहीं होती है, और अगर वो ठंडी हवा कोल्ड एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो उनको खांसी चलने लग जाती है, और वह अगर बार बार अगर ऐसे कोल्ड एयर के एक्सपोजर में आते हैं तो वह कंडीशन अस्थमा में डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट कुछ एयर पोल्यूशन, कुछ इरिटेंट्स, जैसे कि कोई पर्सन अगर बहुत ज़्यादा स्मोक करता है, धूम्रपान अगर करता है, तो भी उसको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। कुछ मेडिकेशंस भी होते हैं, कुछ मेडिसिन आप ले रहे हैं तो उसके कारण भी आपको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। और नेक्स्ट आता है कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशन या बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में हैं, उसके कारण भी आपको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। और कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि जैसे कि जो हमारे पैक्ड फूड रहते हैं, जो पैकिंग वाले जो खाना रहता है, खाने की चीज़ें रहती है, उनमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं जिनकी वजह से वह लंबे समय तक खराब नहीं होते। उन प्रिजर्वेटिव्स की वजह से भी आपको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है GERD, गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स
डिसीज, गैस्ट्रो इसोफेगस रिफ्लक्स डिसीज, यह एक प्रकार की एसिडिटी की कंडीशन है जिसमें कि एसिड जो है वह खाने की नली में आके गले में आता है, जिसकी वजह से भी आपको खांसी हो सकती है या जिसकी वजह से भी आपको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो सकती है। दोस्तों, अब अस्थमा से प्रिवेंशन कैसे करें, हम इससे प्रिवेंट कैसे करें, बचे कैसे? तो दोस्तों, अगर कोई अस्थमा का पेशेंट है और उसको अगर ठंड लगने से उसकी समस्याएं बढ़ती है, अगर ठंडी हवा में जाने से उसकी समस्याएं बढ़ती है, तो जब भी वे लोग अगर ठंड में जाते हैं या बाहर जाते हैं तो अपने आप को पूरी तरह से कवर करके जाएं। दूसरा, अगर किसी को किसी एलर्जन से या डस्ट से या जैसे कि कोई भी पोलन वगैरह से अगर एलर्जी है तो अपने मुंह को पूरी तरह से कवर करके रखें, मास्क वगैरह पहने, या अगर आप कोई ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे आपको एलर्जी हो रही है या जिससे आपको अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो आप उन दवाइयों को या तो उनका सब्स्टिट्यूट ले या उन दवाइयों को बंद कर दें। या अगर आप देखते हैं कि आपके घर में कोई पालतू जानवर है और वह जब भी आपके आसपास होता है तो आपको एलर्जी होने लगती है, आपको खांसी होने लगती है, तो आप उनसे बचें ज़्यादातर। दूसरा, अगर आप कोई ज़्यादा पैक्ड फूड यूज़ करते हैं, जो पैकिंग वाले जो खाना होता है उसको आप यूज़ करते हैं, जिसके कारण आप वो खाते हैं, उसके कारण आपको अस्थमा का अटैक होने लगता है, तो क्योंकि उन्हें प्रिजर्वेटिव्स मिले होते हैं, वो प्रिजर्वेटिव्स के कारण आपको अस्थमा की कंडीशन आपकी बढ़ जाती है। तो आप वहाँ भी आपको ध्यान रखना है कि वो ऐसी चीज़ें ना खाएं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें ध्यान रखना होगा कि हमें किस चीज़ से प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें उस चीज़ से बचना होगा। उससे ही हम अस्थमा के इस अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं, बचा सकते हैं अपने आप को। अब दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है। दोस्तों, एक बात और बता दूं कि अस्थमा में जब कफ जम जाता है तो वह कफ फेफड़ों में कफ या ब्रोंकियोल में कफ जमा हो जाता है, तो वह कफ निकाले नहीं निकलता, खास खास के उसको निकालना पड़ता है। दोस्तों, ये अस्थमा कोई सीवियर कंडीशन नहीं है, इससे पेशेंट की जान नहीं जाती, कोई भी पेशेंट इससे मरता नहीं है, अपितु इसके पेशेंट बहुत दीर्घकालीन जीवन जीते हैं। क्यों? क्योंकि वह अपने खान पान में कभी भी अनियमितता नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ मुझे खाने से मुझे तकलीफ बढ़ जाएगी, तो वह अपने खान पान का बहुत ख्याल रखते हैं और अस्थमा के रोगी बहुत दीर्घकालीन जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इसकी होम्योपैथिक दवाइयाँ कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली होम्योपैथिक दवाई है एकोनाइट और इपिकॉक। दोस्तों, अगर अचानक से अस्थमा का अटैक हुआ हो और बहुत ज़्यादा उसको खांसी आ रही हो और बहुत ज़्यादा अटैक हुआ हो, तो एकोनाइट 30 पोटेंसी में और इपिकॉक 30 पोटेंसी में बार बार एक दूसरे के बाद तुरंत बार बार देना चाहिए, और जिससे कि अस्थमा का जो अटैक आएगा वह थोड़ा शांत पड़ जाएगा। जिसके बाद अगर कोई दूसरे लक्षण है तो वह दूसरी मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना है कि अगर हमें या कोई भी पेशेंट को अस्थमा की कंडीशन एकदम से आ जाती है तो हमारे पास एकोनाइट और इपिकॉक दोनों मेडिसिन होने चाहिए। और अचानक से अगर बहुत ज़्यादा खांसी चल रही है, बहुत ज़्यादा अस्थमा की कंडीशन डेवलप हो रही है, तो तुरंत इन दोनों औषधियों को एक दूसरे के बाद रिपीट करना है, जिससे कि इसके जो लक्षण है थोड़े से शांत हो जाते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन, पहले तो हम इपिकॉक के बारे में ही जानते हैं कि इपिकॉक भी अच्छा काम करती है। इपिकॉक में और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, इपिकॉक में जो दमे का जो अस्थमा का जो रोगी है उसकी छाती में सिकुड़न लगती है, भारीपन लगता है और जरा सा भी हिलने डुलने से उसका कष्ट बढ़ जाता है। जो इपिकॉक का पेशेंट रहता है वो जरा सा भी मोशन करेगा तो उसकी जो छाती की जो टाइटनेस है और जो उसकी परेशानियां, अस्थमा की जो कंडीशन है वह बढ़ जाती है। जब रोगी खांसता है तो खांसी में कफ की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। अगर पेशेंट खांसता है तो खांसने में ही गड़गड़ाहट सुनाई देती है, परंतु उससे ज़्यादा कफ छाती से निकलता है। जितनी ज़्यादा गड़गड़ाहट निकल आती है उससे ज़्यादा कफ खांसी में छाती से निकलता है। ऐसा दमा या ऐसा अस्थमा, जो इपिकॉक का जो अस्थमा है वह प्रायः
मोटे लोगों में, जो ओबेज होते हैं, जो हेल्दी पर्सन होते हैं, उनमें ज़्यादातर होता है। या ऐसे रोगी जो कि गर्म तथा नम मौसम बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनमें यह ऐसे लक्षण प्रायः ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इपिकॉक उन लोगों के लिए बेस्ट और इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, इपिकॉक में अगर पेशेंट के छाती में कफ चिपक रहा है, निकल नहीं रहा है, तो हम देखेंगे कि इपिकॉक देने के बाद में वह कफ ढीला हो जाता है और खांसने से आसानी से निकल जाता है। दोस्तों, छाती की गड़गड़ाहट में एक और मेडिसिन है जो कि बहुत उपयोगी है, वह है एंटिम टार्ट। एंटिम टार्ट में भी छाती में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट लगती है, सांस लेने में या खांसने में बहुत ज़्यादा गड़गड़ाहट लगती है। लेकिन इपिकॉक और एंटिम टार्ट में यह डिफरेंस है कि इपिकॉक का कफ बहुत आसानी से निकल जाता है, लेकिन एंटिम टार्ट का कफ खांसने पे भी बहुत मुश्किल से निकलता है। तो दोस्तों, अगर गड़गड़ाहट है छाती में, उसके साथ में खांसने में कफ आसानी से निकल जाता है, तो इपिकॉक देना है। और अगर बहुत मुश्किल से निकलता है तो एंटिम टार्ट देना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है ब्लाटा ओरिएंटेलिस। यह औषधि अस्थमा के लिए बहुत उपयोगी और बहुत मुख्य रेमेडी है। अगर आपके घर में या आप अगर अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं तो एकोनाइट, इपिकॉक और ब्लाटा ओरिएंटेलिस यह आपके घर में होना ही चाहिए। अगर जब भी दमे का दौर हो या जब भी अस्थमा का अटैक आए आपको या आपके घर में किसी को भी, तो ब्लाटा ओरिएंटेलिस का मदर टिंचर के 10 से 15 बूंद गर्म पानी में उसको हर 5 से 10 मिनट में देते रहना चाहिए, जब तक कि दमा का जो अटैक है, अस्थमा का जो अटैक है, वह शांत नहीं हो जाता। तो दोस्तों, यह ब्लाटा ओरिएंटेलिस जो मेडिसिन है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर दमा का अटैक आए और आप गर्म पानी में उसको 10 से 15 बूंद हर 5-10 मिनट में दे दीजिएगा, जिससे कि दमा का अटैक शांत हो जाए और बचे कुछ लक्षण है, तो वह 30 ब्लाटा ओरिएंटेलिस 30 या 200 पोटेंसी उसके बाद दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है आर्सेनिक एल्बम। दोस्तों, यह भी अस्थमा में बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। यह एक्यूट और क्रोनिक जो हाल फिलहाल में डेवलप हुई कंडीशन और जो लंबी समय से चल रही है अस्थमा की कंडीशन में भी बहुत अच्छा वर्क करती है। इसका लक्षण अस्थमा में या किसी भी बीमारी में आर्सेनिक में अगर आपका लक्षण या आपके लक्षण मध्य रात्रि में रात के 1 से 2 बजे के बीच में अगर बढ़ते हैं, चाहे वो अस्थमा हो या कोई भी कंडीशन हो, अगर लक्षण रात के 1 से 2 बजे के बीच में अगर बढ़ते हैं तो आर्सेनिक वहाँ पे बहुत इफेक्टिव मेडिसिन हो जाती है, चाहे कोई भी बीमारी हो या कोई भी कंडीशन हो। तो दोस्तों, इपिकॉक के बाद में आर्सेनिक भी बहुत अच्छा वर्क करती है। आप इपिकॉक के बाद में आर्सेनिक को दे सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है काली बाइक्रोम। यह दोस्तों, आर्सेनिक को भी आप 30 पोटेंसी में लेना है, इपिकॉक को भी 30 पोटेंसी में ही लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली बाइक्रोम। इसका भी जो आक्रमण है अस्थमा का, वह आर्सेनिक की तरह मध्य रात्रि के बाद आता है। जैसे आर्सेनिक का 1 से 2 बजे के बीच में आता है, तो काली बाइक्रोम का जो एग्रावेशन है, जो आक्रमण है कोई भी बीमारी का, या खांसी का बोल दे या अस्थमा का बोल दे, वह 3 से 4 बजे के बीच में अगर आता है या 3 से 4 बजे तक अगर आता है, तो वहाँ काली बाइक्रोम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसके साथ इसका एक विचित्र लक्षण यह है कि काली बाइक्रोम का जो कफ है, पेशेंट खांस के जो कफ निकालेगा वह लंबे तार के जैसा निकलेगा, इतना चिपचिपा रहेगा, इतना चिपकने वाला रहेगा कि वह खांस के कफ निकालेगा तो वह लंबे तार के जैसा लटकेगा। ठीक है, तो आर्सेनिक काली बाइक्रोम में ऐसा कफ पाया जाता है। इसका यह विचित्र लक्षण है कि कफ उसका लंबे तार के जैसा निकलेगा, चिपचिपा सा निकलेगा। ठीक है, लेकिन आर्सेनिक में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है काली कार।
इसका भी लक्षण रात को 3 बजे, प्रातः या रात को 3 बजे इसका लक्षण बढ़ता है, या 2 से 3 बजे यह लक्षण, कोई भी लक्षण हो, कोई भी बीमारी में कोई भी लक्षण हो, अगर वह 2 से 3 बजे या 3 बजे रात को अगर बढ़ते हैं या उग्र रूप धारण कर लेते हैं तो वहाँ काली कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। इसको भी 30 पोटेंसी में ही लेना है। काली बाइक्रोम की तरह इसमें भी चिपकने वाला कफ रहता है, लेकिन काली बाइक्रोम में बहुत ज़्यादा मात्रा में कफ रहता है, लेकिन काली कार्ब में कम रहता है। और काली कार्ब का एक और विचित्र लक्षण है जो कि काली बाइक्रोम में नहीं होता है, क्या है? वह है काली कार्ब का लक्षण कि काली कार्ब में इन सब लक्षणों के साथ में कि चिपकने वाला बलगम हुआ है, रात को 2-3 बजे कंप्लेंट बढ़ रही है, उसके साथ में सीने में काटने जैसा दर्द होता है, तो काली कार्ब बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन आती है कार्बोवेज। यह मेडिसिन बुजुर्ग व्यक्तियों में बहुत अच्छा वर्क करती है। दोस्तों, ज़्यादातर अस्थमा की कंडीशन बुजुर्ग व्यक्तियों में ज़्यादा होती है क्योंकि वह बहुत वीक हो चुके होते हैं, उनकी इम्यूनिटी भी बहुत कमज़ोर हो चुकी होती है। वहाँ पर कार्बोवेज बहुत अच्छा काम करती है ऐसे पेशेंट्स को जो कि बहुत वीक हो गए हैं, बहुत बुजुर्ग हो गए और अस्थमा की कंडीशन हो गई है, वीजिंग साउंड डेवलप हो गए, खांसी आ रही है, सीने में टाइटनेस लगती है और पेशेंट बोलता है कि उसको हवा चाहिए, पंखा चालू करने का बोलता है या बोलता है कि मुझे हवा करो ताकि वह सांस ले पाए। दोस्तों, कार्बोवेज में जब भी अस्थमा का अटैक आता है तो उसको ऐसा लगता है, पेशेंट को, अस्थमा के पेशेंट को ऐसा लगता है जैसे कि उसके प्राण निकल जाएंगे और वह सांस के लिए बहुत व्याकुल हो जाता है। इसमें एक विचित्र लक्षण यह है कि कार्बोवेज के पेशेंट को अगर डकार आती है, इरिटेशन आती है, डकार लेता है, तो उसको बहुत आराम होता है। ज़्यादातर जो पेट में हवा भरने के कारण अस्थमा की कंडीशन अगर होती है तो उसमें कार्बोवेज बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है लेकेसिस। लेकेसिस रोगी सोता तो आराम से है। लेकेसिस का एक विचित्र लक्षण यह है कि रोगी सो तो आराम से जाता है, लेकिन जैसे ही वो सोता है उसकी नींद लगती है और वह अस्थमा के अटैक के साथ में जाग उठता है। तो लेकेसिस वहाँ पर बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उसको गले और छाती पर एक ऐसा किसी प्रकार का मतलब कि लेकेसिस के जो पेशेंट रहता है, एक तो रात में जैसे ही वो सोता है नींद लगती है, अस्थमा के अटैक के कारण जागता है। दूसरा, उसमें क्या होना चाहिए? उसमें यह होना चाहिए कि लेकेसिस का पेशेंट गले में और कमर के आसपास कोई भी चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, जैसे कि टाई पहनना बर्दाश्त नहीं कर सकता, या महिलाएं माला पहनना बर्दाश्त नहीं कर सकते, या पुरुष भी अगर होता है तो वो गले के आसपास कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, या कमर के आसपास भी कोई चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कपड़ों का स्पर्श भी लेकेसिस का पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, गर्दन पे और कमर पे। तो दोस्तों, अगर ऐसे लक्षण मिलते हैं तो लेकेसिस बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है मेडोराइनम और ट्यूबरकुलिनम। यह मेडिसिन है जो है 200 पोटेंसी में मेडोराइनम और 200 पोटेंसी में ट्यूबरकुलिनम। वीक में एक बार इन सब मेडिसिन के साथ में चला सकते हैं। या अगर किसी भी मेडिसिन के अगर लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं और समझ नहीं आता है कि क्या लेना चाहिए, तो ट्यूबरकुलिनम या मेडोराइनम लेने से या तो वह बीमारी ठीक हो जाएगी या जो लक्षण आने चाहिए, जो एग्जैक्ट मेडिसिनों के लक्षण आने चाहिए, वो लक्षण आने लग जाएंगे जो कि दबे हुए हैं। तो दोस्तों, ज़्यादातर जो मेडिसिन हैं जो 30 पोटेंसी में ही लेना है, लेकेसिस 30 पोटेंसी में, आर्सेनिक 30 पोटेंसी में, और मेडोराइनम और ट्यूबरकुलिनम जो है 200 पोटेंसी में वीक में एक बार लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है नेट्रम सल्फ। यह औषधि उन सब मरीजों में उपयोगी है, उन सब पेशेंट में जो कि अस्थमा के जो पेशेंट है उनमें उपयोगी है, जिनमें नम मौसम में उनकी कंप्लेंट बढ़ जाती है। जो अस्थमा के पेशेंट है वह नम मौसम में, बरसाती मौसम में, बरसात का मौसम आया नहीं कि उसको अस्थमा की दिक्कतें चालू होने लगी, खासकर बच्चों में ऐसा होता है। तो नेट्रम सल्फ 6x या 12x में
लेना है आपको। और इसकी 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम, यह टेबलेट फॉर्म में आती है नेट्रम सल्फ। 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम 3 टाइम लेना है दोस्तों। अब होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे लेना है ये मैं बता दूं कि कोई भी मेडिसिन आप या तो ग्लोब्यूल्स में ले सकते हैं या डायरेक्ट उसका जो ड्रॉप आता है वो ले सकते हैं। तो 2-2 ड्रॉप डायरेक्ट ही टंग पे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम ले सकते हैं। और जो 200 पोटेंसी की रहती है, 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेना है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार। और जो 200 पोटेंसी रहती है वह वीक में 1 बार, हफ्ते में 1 बार लेना है डायरेक्टली टंग पे। दोस्तों ये थी अस्थमा की कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन। दोस्तों अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।